नमस्कार दर्शकों, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। इस बात की पूरी संभावना है कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपके हाथ में या आसपास एक मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप ज़रूर होगा, जैसा कि हमारे पास है। मैं इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकता कि आप जो मोबाइल या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो साल, 2 साल या अधिक से अधिक 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होगा। मैं ये भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हमारे घरों में कई सारे बिना इस्तेमाल वाले पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान कहीं ना कहीं पड़े ज़रूर मिल जाएंगे, या आपने उनके एक्सचेंज के बदले ही नया सामान लिया होगा। ये सामान कुछ भी हो सकते हैं: लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, चार्जर, प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, सीडी प्लेयर वगैरह वगैरह। ज़रा अपने आसपास घर, दफ्तर, इलेक्ट्रिक बाज़ारों पर अपनी नज़रें तो फरमान करें। बिना इस्तेमाल वाले यही इलेक्ट्रॉनिक सामान दरअसल ई वेस्ट हैं, जो हमारे लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बड़ा खतरा हैं। और आज की अर्थनीति में हमारी चर्चा होगी इन्हीं ई वेस्ट के ऐसे प्रबंधन पर जो खतरा तो कम करेंगे ही, हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएंगे, यानी कचरे से बनेगा कंचन। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिन आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे निकट भविष्य के ही ई कचरे हैं? एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 1 सेकंड में 800 लैपटॉप ई कचरे में तब्दील हो रहे हैं। तो क्या इनके सही निपटान से अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है? कैसे? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं सुनील पांडे जी, आप द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी टेरी में डायरेक्टर हैं। साथ ही हमारे साथ हैं संजीव श्रीवास्तव जी, जो नमो ई वेस्ट के सीईओ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी के स्टूडियो में। चर्चा शुरू करें इससे पहले आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई वेस्ट के खतरों और इसकी चुनौतियों के प्रति कितने गंभीर हैं और क्या सुझाव दे रहे हैं। आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। जब भी कोई नई डिवाइस खरीदता है या फिर अपनी पुरानी डिवाइस को बदलता है तो यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है उसे सही तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है या नहीं। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो ये रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि हर साल 50 मिलियन टन ई वेस्ट फेंका जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होता है। मानव इतिहास में जितने कमर्शियल प्लेन बने हैं उन सभी का वजन मिला दिया जाए तो भी जितना ई वेस्ट निकल रहा है उसके बराबर नहीं होगा। ये ऐसा है जैसे हर सेकंड 800 लैपटॉप फेंक दिए जा रहे हो। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। और आपसे शुरुआत करते हैं संजीव जी। हमारा आज का टॉपिक भी यही है, कचरे से कंचन। हमने ये देखा कि कितनी जटिल समस्या हो सकती है निकट भविष्य में और दूर के भविष्य में। अगर 1 सेकंड में एक अनुमान के मुताबिक 800 लैपटॉप अगर फेंक दिए जा रहे हों, वो कचरे में तब्दील हो रहे हों। आपका ई वेस्ट का काम है, रिसाइकलिंग का काम है, रीयूज़ का काम है, रिफर्बिश करने का काम है, और साथ में आप बैंकर भी रहे हैं। पर्यावरण पे बहुत नुकसान होता है, उसकी चर्चा हम लेटर हाफ में करेंगे इस प्रोग्राम के। पहले हम ये जानने की कोशिश आपसे करते हैं कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या बढ़िया प्रभाव पड़ सकता है, कैसे मजबूत हो सकती है अगर हम ई वेस्ट को प्रॉपरली
3R के कॉन्सेप्ट पे ले जाएं। 3R मतलब रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस। तो आई थिंक सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ई वेस्ट है क्या। तो ई वेस्ट, इंडिया इस समय 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ई वेस्ट का आफ्टर चाइना एंड यूएस। और इस समय हम लोग करंटली 50 लाख टन के आसपास ई वेस्ट हमारा ईयरली लेवल पे जनरेट हो रहा है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी गोइंग टू 76 लाख टन इन 2025। अब ई वेस्ट के कॉम्पोजिशन में अगर आप देखें तो 37% ई वेस्ट में ग्लास होता है, 30% प्लास्टिक होता है, 33% मेटल्स होते हैं, जिसकी बात मोदी जी ने भी करी कि 17 मेटल्स प्रेशियस मेटल्स होते हैं। और इस 33% मेटल के अंदर प्राइमरीली आयरन होता है 52% के आसपास, 18% के आसपास कॉपर होता है, 12% के आसपास एल्युमिनियम होता है, और बाकी सारे मेटल्स इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट सब होते हैं। तो अगर हम देखें तो इसके 3 कंपोनेंट हुए, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल्स। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग अपने देश में अच्छे लेवल पे हो रही है। रिसेंटली आपको याद होगा संसद में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्लास्टिक के रिसाइकिल की भी जैकेट भी पहनी थी जी। ग्लास को भी हम रिसाइकिल करते हैं, रीयूज़ करते हैं। मेटल्स को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और मेटल को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये तीनों चीज़ मिलके हमारी सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बनती है। जैसे कि हमने 3R मंत्रा की बात की, सस्टेनेबिलिटी की, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। तो जब हम ये तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं, तो अगर हम जब रिसाइकिल करते हैं सारे मेटल्स को, तो उतना ही प्रेशर हमारा इनकी माइनिंग के लिए नेचर के ऊपर, अर्थ के ऊपर कम पड़ता है, और अल्टीमेटली वही चीज़ें जाके फिर हमारे पर्यावरण को भी इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर हम बजाय कि हर समय माइनिंग करके नए नए प्रोडक्ट निकालें, अगर हमको ये डिस्कार्डेड प्रोडक्ट से अगर हम मटेरियल जनरेट कर लें, जिससे कि दूसरी इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चर सेक्टर हों, उनको एज अ रॉ मटेरियल हम ये प्रोड्यूस कर पाएँ, तो दिस विल ऑल बिकम पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। एंड और हम इससे जो ये थीम है हमारी आज की, कचरे से कंचन, जिसको हम सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो सुनील जी, अगर आप तो एनर्जी पे काम करते रहे हैं, बाकी कचरे की रिसाइकलिंग तो होती ही है, चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर ई वेस्ट की। ई वेस्ट की दिशा में अब तक क्या रिसर्च हुए हैं और कैसे इस खतरे से निपटने के लिए हमारे देश या पूरी दुनिया तैयार हो रही है? ई वेस्ट में हर्ष जी देखिए, तो अब जैसा बताया कि जो है काफ़ी सारे प्रीशियस, सेमी प्रीशियस मटेरियल होते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जैसे दूसरे कचरे में आपको बल्क में चीज़ें मिल जाती हैं। प्लास्टिक, ग्लास जहाँ तक होता है, स्टिल आपको बड़े जो है ई वेस्ट कमोडिटीज़ होते हैं उसमें बल्क में मिल जाता है। लेकिन ये मेटल्स और प्रीशियस, सेमी प्रीशियस मेटल्स ये छोटी मात्रा में होते हैं ई वेस्ट में। तो वॉल्यूम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और रिसर्च ने दिखाया है कि रिसर्च जो अभी हुई है इंटरनेशनली और इंडिया में भी अभी चल रही है, कि इस ई वेस्ट से जो है हम जो सिल्वर है या गोल्ड है या दूसरे पैलेडियम, प्लैटिनम वगैरह है, इनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन हमको वॉल्यूम चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं है तो टेक्नोलॉजीज़ उतने छोटे लेवल पे इन्वेस्ट नहीं, बहुत कॉस्टली हो जाएंगी। फिर जो है, अगर आप जैसे माइनिंग के कंपैरिजन में आप जब देख रहे हो कि ई वेस्ट रिसाइकिल करके हम जो है ये मेटल्स कम दाम में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो फिर वो कम दाम में आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। फिर वो माइनिंग से जो बेनिफिट हमको मिलता है ई वेस्ट रिसाइकलिंग से, वो जो है हम नहीं। आपने सुनील जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, वॉल्यूम की। हम आपके पास आते हैं इससे, चूंकि आपका ई वेस्ट रिसाइकलिंग का काम है, नमो ई वेस्ट, तो आप ये बताएं कि वॉल्यूम तो अभी भी नहीं आ रहा है, कैसे आप लोग अक्वायर करते हैं? जैसे हमारे घर में कचरा है, ई वेस्ट है, मोबाइल्स पड़े हुए हैं, घरों में पड़े हुए हैं, कुछ तो जो एक्सचेंज ऑफर में ले जाते हैं वो शायद वहाँ से आप इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये वॉल्यूम की बात है, तो आंकड़े क्या कहते हैं? अभी टोटल जो ई वेस्ट जनरेशन हो रहा है उसका कितना % रिसाइकिल हो पा रहा है? से अभी ग्लोबल लेवल पे तो 17% ही हो पा रहा है। अगर हम डिफरेंट उसकी बात करें तो यूरोप में करीब 42% रिसाइकिल हो पा रहा है, एशिया में 12% हो पा रहा है, इंडिया में फॉर्मल सेगमेंट के थ्रू सिर्फ 5% ही अभी रिसाइकिल हो पा रहा है। यानी 95% रखा हुआ है, इनफॉर्मल सेगमेंट के थ्रू हो रहा है, जिसके अपने चैलेंजेस हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन 5% ही अभी हम कर पा रहे हैं। और अगर हम देखें तो और पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी हम खाली 78% ही ई वेस्ट कलेक्ट कर पा रहे हैं। अभी एक यूएन की रिपोर्ट है, 2019 साल में 53 बिलियन
डॉलर के खाली डिफरेंट आयरन, गोल्ड, सिल्वर ये हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए, खाली 1 साल का डेटा है। यानी अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ। तो जब हम कचरे से कंचन की बात कर रहे हैं तो यही एक डेटा मैंने दिया इसीलिए कि अगर हम सोचें कि हमने अब तक कितना ई वेस्ट कलेक्ट किया है, इस समय जो अगर हम लैंडफिल की सिचुएशन देखें तो 70% ई वेस्ट का ही कंट्रीब्यूशन है लैंडफिल के अंदर। तो और अगर हम कलेक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो आई थिंक हमें उस पर काफ़ी काम करना पड़ेगा। हमारी संस्था और भी जो अच्छी बात यह है कि अभी CPCB ने भी अपनी जो नई गाइडलाइंस निकाली है ई वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, उसमें भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स को दी है कि वो भी अवेयरनेस के ऊपर काम करें। देयर इज अ सर्टेन बजट विच दे नीड टू स्पेंड ऑन दिस। हम भी अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, हमारे 250 से भी ज़्यादा ऊपर कॉन्डोमिनियम्स में हम अवेयरनेस ड्राइव करते हैं, कलेक्शन ड्राइव्स करते हैं, स्कूल्स में ड्राइव करते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कैसे अवेयरनेस करें और लोगों को इनकरेज करें कि लोग ताकि वॉल्यूम बढ़ सके और ई वेस्ट वो फिर हम रिसाइकिल करके उसको इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। ऐसा करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा तो हमारा जो रोज़गार की समस्या है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि ये सारा जो कलेक्शन मैकेनिज्म हम जो बात कर रहे हैं कि 78% तो कलेक्ट ही नहीं हो पाता। इमेजिन करें कि हमें उसको कलेक्ट करना है तो उसके लिए हमको कलेक्शन एजेंट बनाने पड़ेंगे, कलेक्शन सेंटर बनाने पड़ेंगे, उसकी दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। और अब ये जब आ जाएगा तो हम इससे जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। सुनील जी, ये इम्पोर्टेंट फिगर, आप वॉल्यूम की बात कर रहे थे और ये इम्पोर्टेंट है कि जो जनरेशन हो रहा है उसका 5% ही रिसाइकलिंग यूनिट्स तक पहुंच पा रही हैं। इसका मतलब है कि लोग रिसाइकलिंग यूनिट लगाने के लिए भी अभी आगे नहीं आएंगे जब तक उनके पास वॉल्यूम नहीं हो। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन तो यही है। और जितने भी रिसाइकलर्स अभी हैं, जो रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स हैं CPCB के साथ, आप देखेंगे कि जो पिछले 5 साल पहले जो रजिस्टर हुए थे उसमें से आधी से ज़्यादा यूनिट बंद हो गई हैं। जी, मैं वही कह रहा हूँ, वेस्ट नहीं मिल रहा है जी। और जो बहुत सालों से इस बिजनेस में हैं, जिनके थोड़े फाइनेंशियल साउंड हैं, वही लोग अभी सरवाइव कर पा रहे हैं। तो नेचुरली ये प्रॉब्लम तो है कि वेस्ट को निकाला कैसे जाए घरों से। और जो वेस्ट जो है इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर की अपनी उनकी ताकत है कि जो है वो कैसे वेस्ट को जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट स्पेशली उसको कैसे वो निकाल पाते हैं, कैसे वो एग्रीगेट कर पाते हैं। तो उसका कैसे फ़ायदा लिया जाए कि इनफॉर्मल सेक्टर से हम जो है कैसे सिस्टम को इंसेंटिवाइज करें कि इनफॉर्मल सेक्टर से वो वेस्ट फॉर्मल सेक्टर में मूव करे और फिर उसको जो है उससे जो है ये सारे संसाधन जो मेटल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाएं। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज़ वो हम लो कलेक्शन में ही रहेंगे और हमारे जो ई वेस्ट रिसाइकलर्स उनको सफिशिएंट वेस्ट नहीं मिलेगा और वो जो है पूरी कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी में उन्होंने प्लान किया था अपना सिस्टम, उतनी कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और अभी लैंडफिल की भी बात हो रही थी कि ज़्यादातर ई वेस्ट जो है वो लैंडफिल में जा रहा है, लेकिन लैंडफिल में जाने से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पेयजल से या हमारे फूड चेन का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बचने के लिए आप लोग क्या कोई रिसर्च या कोई पेपर या कोई अवेयरनेस कैंपेन टेरी की ओर से चल रही है? हम लोग बीच बीच में हम लोग भी अवेयरनेस कैंपेन करते रहते हैं यूथ, क्योंकि हमारा मानना है कि यूथ, अगर जितना ज़्यादा यूथ और स्कूल स्टूडेंट्स को हम पकड़ेंगे और जितना उनको अवेयर करेंगे उतना मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। वो जो है इंटर्न अपने पेरेंट्स को उनको बताएंगे, अपने पीयर ग्रुप में भी बताएंगे, अपने सीनियर्स को बताएंगे कि ये जो है जो हम अभी जिस तरह से मैनेज कर रहे हैं उससे पर्यावरण पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट है और हमको इस तरह से नहीं करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो है उनके कैसे हम जो है एक सिस्टम में एक इंसेंटिव मैकेनिज्म बिल्ड कर सकें, जिससे कि जब हम जो ज़्यादातर घरों में आप देखेंगे, हम लोग के खुद के साथ भी है कि घर में कोई ना कोई ई वेस्ट कचरा पिछले साल भर से 2 साल से पड़ा हुआ है एंड वी आर नॉट बॉदर्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरता है। तो हमको लगता है कि चलो ठीक है, पड़ा रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो जब तक पड़ा है तब तक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही वो निकला और इनफॉर्मल सेक्टर में गया और उन्होंने उससे संसाधन रिकवर करने की कोशिश की, वो पोल्यूशन फिर होने लगता है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज़ वो लोग यूज़ करते हैं, एसिड यूज़ करते हैं, एसिड बाथ यूज़ करते हैं, लीचिंग यूज़ करते हैं, और वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में ही जाएगा, क्योंकि आप उसको रखेंगे पहले 2-3 साल अपने घरों के दराज में,
चूंकि एक इंडियन फैमिलीज में वो इमोशनल अटैचमेंट्स भी होते हैं कि भाई संजीव जी ने हमें गिफ्ट किया है, आपने मुझे गिफ्ट किया है, फादर ने गिफ्ट किया है, तो हम कैसे उसको छोड़ सकते कैसे हैं। तुरंत हालांकि उसका कोई उपयोगिता उसकी कोई नहीं होगी, लेकिन 2-3 साल बाद आप उसे किसी न किसी दिवाली में सफाई के समय कहीं निकाल के फेंक देंगे और वो इनफॉर्मल सेक्टर में जाएगा। और जैसे ही वो इनफॉर्मल सेक्टर में जाएगा, आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि वो पोल्यूशन करेगा। तो सुनील जी, संजीव जी, इसके लिए क्या अवेयरनेस कैसे करना चाहिए, क्योंकि आप सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, रिसाइकलर हैं आप। देखिए, आपने एक बात कही कि इमोशनल वैल्यू की वजह से हम कई बार इक्विपमेंट्स को घर पे भी रखते हैं, तो वो इक्विपमेंट 3 साल के बाद बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अगर हम रीयूज़ की बात करते हैं, रिफर्बिशमेंट की बात करते हैं, तो रिफर्बिशमेंट भी एक तरह से इकोनॉमी में बूस्ट करने वाला काम है, बिकॉज रिफर्बिशमेंट करने से हम उस प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ा देते हैं। उससे जो हमारे नेचुरल रिसोर्स पे जो प्रेशर कम रहेगा, बिकॉज आपको नया इक्विपमेंट नहीं लेना पड़ेगा। तो सम टाइम हमें ये भी देखना है कि हम उसको टाइमली रहते हुए जो चीज़ यूज़ की नहीं है, और ये बहुत बड़ी समस्या वास्तव में है, क्योंकि एक रिसर्च अभी आई थी जिसमें सन 2000 में इंडियन पॉपुलेशन के पास 0.8% मोबाइल का सेलफोन का पेनिट्रेशन था। आज की डेट में करीब 80% मोबाइल हैं कंपेयर टू द पॉपुलेशन। एंड एज पर अ रिपोर्ट बाय 2030 द नंबर ऑफ सेल फोन्स इज गोइंग टू बी 109 ओवर 100 पीपल, यानी कि हर एक आदमी के पास एक से ज़्यादा सेल फोन होंगे। तो जो ये कंज्यूमर बिहेवियर है, जो ये चेंज होता जा रहा है, हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रही है, तो जो गैजेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये मैसेज ये भी होना चाहिए यूथ को कि भाई एट ए टाइम यूज़ ओनली वन गैजेट। इससे भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इसको कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल। और सुनील जी, ये कहते हैं कि अगर प्रॉपरली हम रिसाइकिल करें और रिसाइकलर्स की संख्या बढ़े, और ये जो आंकड़ा अभी 5% का है जो रिसाइकिल के लिए जा रहा है, अगर ये बढ़ के 25, 30, 35% भी हो, तो इससे देश में न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि हम कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ाएंगे, रॉ मटेरियल के दाम भी कम कर पाएंगे। आप ज़रा समझाइए ये कैसे संभव है। एक तो पहले ये है कि जो रॉ मटेरियल हैं हमारे पास, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, पैलेडियम वगैरह है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जो वैल्यू मटेरियल है, वो जो इस्तेमाल होता है, अगर हम एक बोलते हैं कि प्राइमरी मटेरियल सप्लाई, वो प्राइमरी मटेरियल सप्लाई इतनी नहीं है कि वो ग्लोबल डिमांड को मीट कर सके, और हमको सेकेंडरी रिसोर्सेज जो है जहाँ जहाँ से रिसाइकल होते हैं, वो सेकेंडरी मटेरियल सप्लाई पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। और जितना हम सेकेंडरी मटेरियल सप्लाई को बढ़ाएंगे, उतना हमारी प्राइमरी मटेरियल डिमांड कम होती जाएगी, और उतना हमारी माइनिंग रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी, क्योंकि माइनिंग जो है वो भी काफ़ी पोल्यूटिंग एक्टिविटी है कंपेयर टू रिकवरी एंड रिसाइकलिंग। और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में अभी तो जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इनके सपोर्ट से अभी कुछ टेक्नोलॉजी आई हैं मेटल रिकवर करने के लिए, प्लास्टिक रिकवर करने के लिए, और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो है, जो इनके सपोर्ट से इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं। टेक्नोलॉजीज़ हैं, और वो जो है ये इंस्टीट्यूट्स ऑफ़र करने के लिए भी तैयार हैं कि कोई अगर रिसाइकलर इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके ये मेटल्स रिकवर करना चाहे तो वो रिकवर कर सकता है। साथ ही सुनील जी, आप दोनों मेहमानों से मेरा ये भी सवाल है कि पर्यावरण को भी तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। अगर उस नुकसान को बचाया जा सके किसी तरीके से, तो इसका मतलब हमारा स्वास्थ्य ज़्यादा बेटर होगा, देश का स्वास्थ्य बेटर होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो होगी वो ऊपर जाएगी। तो इससे हेल्थ सेक्टर में हम पैसे बचा रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से इकोनॉमी को बढ़ा रहा है। सिचुएशन जी। रिफर्बिश पर आपसे हम बात करना चाहेंगे। रिफर्बिश कंप्यूटर्स हों, लैपटॉप्स हों, या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, इसको इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं? क्या इसे इस्तेमाल करना चाहिए? क्या इससे आप पैसे बचा पाते हैं? क्या इससे पर्यावरण को बचा पाएंगे? देखिए, पर्यावरण को तो डेफिनेटली बचाएंगे। हमारा मंत्र ही सस्टेनेबिलिटी का रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल है। तो रिफर्बिशमेंट इज़ बेसिकली आप उसको रीयूज़ करने के लिए उसकी प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ा रहे हैं। ई वेस्ट तभी बनता है जब कोई प्रोडक्ट की लाइफ ख़त्म हो जाती है। आप रिफर्बिशमेंट करने से प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ा रहे हैं। दूसरा क्या है कि आपको जो रिफर्बिश प्रोडक्ट होते हैं वो नए प्रोडक्ट के मुकाबले कम दामों पे आपको मिलते हैं, तो उससे कंज्यूमर को भी बहुत फ़ायदा है। रिफर्बिश प्रोडक्ट है, और यूजुअली रिफर्बिश प्रोडक्ट की लाइफ रहती है, ऐसा नहीं, और जो रिफर्बिश करके दे रहा है उसकी एक गारंटी भी होती है साथ के अंदर। तो कंज्यूमर को एक उसके दाम में बहुत मुनाफा होता है, प्रॉफिट उसकी से बचती है कि अगर वो रिफर्बिश प्रोडक्ट बोलते हैं। और हमारा जो नेचुरल संसाधन पे डिपेंडेंस है वो कम होती है, बिकॉज हमें उसके लिए माइनिंग करके, मेटल एक्सट्रैक्ट करके या दूसरे रिसोर्सेज नहीं जनरेट करने पड़ेंगे, और हम इसी को रिसाइकिल करके ही
इसको कस्टमर को एक प्रोडक्ट दे सकते हैं जिसको वो अच्छे तरह से यूज़ कर सके। एक और इशू आता है, जितने तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हों, चाहे वो लैपटॉप्स हों या कंप्यूटर हों, हम देखते हैं कि चार्जर हर के अलग अलग होते हैं, फिर ख़राब हो जाता है वो चार्जर तो बिल्कुल कहीं घर के कोने में पड़ा रहता है। बहुत संक्षेप में बताएं कि एक बीच में बात चली थी कि वन चार्जर फॉर ऑल, ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक पहुँच पाया है? तो ये कॉन्सेप्ट है, इस पे काम कर रही है, बट ये बेसिकली प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए ज़्यादा मुफीद क्वेश्चन होगा कि वो क्यों है ये ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। बट हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि काफ़ी सारे वायर्स होते हैं और वायर्स सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में बर्न होते हैं, मेल्टिंग होती है बिकॉज, और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन भी वही क्रिएट करते हैं। हम लोग का प्रोसेस होता है कि हमारे यहाँ प्रॉपर हम उसको जो है सिस्टम और ठीक प्रकार से उसको हम उसमें से वायर में से कॉपर निकालते हैं और प्लास्टिक पीवीसी चूरा निकालते हैं जिसको बोलते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर उसी वायर को बर्न किया जाता है, जिससे कि प्लास्टिक भी बर्न होता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स भी एयर के अंदर जाते हैं और उसके साथ उसको पोल्यूशन में भी कंट्रोल होता है और वो कॉपर निकाल लेते हैं। तो इससे बड़ा डिफरेंस है अगर हम उसको करते हैं अपने प्रोसेस के थ्रू और वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। तो अगर चार्जर डिफरेंट तरह के बजाय एक ही चार्जर होगा तो उससे हमें डेफिनेटली बिल्कुल काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें एक्चुअली यूरोप में तो सहमति हो गई है, जो डिफरेंट सेलफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें सहमति हो गई कि वो आगे से जो है फ्यूचर में सी टाइप चार्जर्स यूज़ करेंगे अपने सारे डिवाइसेस के लिए। इंडिया में भी मोर और लेस अभी सारे जो सेलफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जल्दी ही एग्री कर लेंगे कि वो भी अपने डिवाइसेस में जो है सी टाइप चार्जर्स लेके आएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज होगा, क्योंकि फिर क्या है कि आपने फ़ोन चेंज भी किया तो आपको चार्जर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आजकल, क्योंकि कंपनीज जो है खाली डेटा केबल आपको देती हैं, चार्जर असेंबली देती भी नहीं है जी। तो वो जो है एक काफ़ी कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच होगा कि अगर एक यूनिफॉर्म चार्जर यूज़ करने लगे सारे कंपनी जी। और मुझे लग रहा है सुनील जी कि कंपनियों ने भी इस बात को समझा है कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए कि चूंकि मेरा चार्जर ख़राब हो जाए मेरे एक अमुक फ़ोन का तो यही लोग ख़रीदने के लिए बाध्य हों, दूसरे चार्जर से चार्ज नहीं कर पाएँ, इससे थोड़े समय के लिए तो उनको लाभ मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में ये अर्थव्यवस्था को, पर्यावरण को और अल्टीमेटली उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो हो सकता है इसके लिए तैयार हों। एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि डिजिटाइजेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, दुनिया भर के दूसरे देशों से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने कोविड के दौर में देखा, हमने जिस हिसाब से अपनी बैंकिंग प्रणाली सेटअप की है वो उसको देखा। ऐसे में तो हर 2 साल 3 साल में मोबाइल फ़ोन बदलना ही होगा, क्योंकि कंप्यूटर बदलना ही होगा, क्योंकि पुराने ऐप्स को पुराने फ़ोन को नए ऐप सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको साल 2 साल 3 साल में जब डिस्कार्ड करेंगे तो उसको इनफॉर्मल सेक्टर में न दे के फॉर्मल सेक्टर में दें। इसके लिए आप और क्या उपाय सुझाएंगे? इसके लिए जैसा मैंने पहले भी कहा, गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स को क्योंकि अगर आप ई वेस्ट रूल्स देखें तो उसमें एक प्रोविज़न है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में कि कैसे जो है मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स कैसे वो ईपीआर के तहत जो है वेस्ट को वापस लाना चाहिए उनको, और कैसे जो है उसकी रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग करनी चाहिए। तो उसको जो है और स्ट्रेंथन करना होगा, और कैसे उसमें इंसेंटिव बिल्ड कर सकते हैं। जैसे हमारे क्योंकि काफ़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है तो थोड़ा हम कुछ जो यूरोप वगैरह में जो मैकेनिज्म काम करता है वो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होती है। यूरोप में काफ़ी कंट्रीज़ में क्या करते हैं कि जब आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको रिसाइकलिंग फ़ी ऑलरेडी उसमें बिल्ट इन होती है जी। तो आपने डिस्कार्ड भी किया, आपने रिटेलर्स पे नहीं भी छोड़ा, अगर किसी और ने उसको कलेक्ट करके रिटेलर या प्रोड्यूसर के पास पहुंचाया तो उनको मालूम है कि रिसाइकलिंग फ़ी हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, तो उस रिसाइकलिंग फ़ी को यूज़ कर सकते हैं रिसाइकलिंग के लिए। तो इस तरह से हमको कुछ स्मार्ट मैकेनिज्म सोचना होगा कि किस तरह से हम उसको इंसेंटिवाइज करें सारे सिस्टम को, बिल्कुल, कि मटेरियल अपने आप फ्लो होने लगे फॉर्मल रिसाइकलिंग में। जी। तो दर्शकों, हमने देखा कि ई वेस्ट कितना खतरनाक है और इसका अगर ठीक तरीके से प्रबंधन किया जाए तो ये न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देगा बल्कि हमारे पर्यावरण को भी ज़्यादा सुरक्षित करेगा। और हमारे दोनों मेहमानों का आज ये मानना था कि इसके लिए देश के जो युवा हैं, स्कूल कॉलेज से इसकी शुरुआत होनी चाहिए ताकि युवा समझें कि जो भी कचरा घर में पड़ा है उसे इनफॉर्मल सेक्टर में ना देके, यानी कि कचरे के डब्बे में यूं ही कहीं नहीं फेंक के फॉर्मली जो रिसाइकलर्स हैं उनके पास दिया जाए, और तभी देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को फ़ायदा होगा।
आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह आपसे फिर अर्थनीति में मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।